भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी हमेशा से एक अलग ही पहचान रही है, ना सिर्फ उसकी अमीरी से बल्कि वहाँ के रहने वाले तमाम लोग ऐसे जिनकी अलग बोलचाल है, अलग धर्म और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी पहचान यहाँ के अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं से है और यहाँ तक कि इनका रहन सहन भी इनकी अलग पहचान बनाता है। वैसे तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। सदियों से इस पर राजा महाराजाओं ने, फिर सुल्तानों ने, फिर बादशाहों ने और तरह तरह के नवाबों ने यहाँ पर अपनी सल्तनतें कायम की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एक पूर्वी राज्य जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल। यूँ तो इसे पहले वंग, वंगा, वंग प्रदेश, यहाँ तक कि इसे कलिंग भी कहा जाता था और आज नाम है इसका पश्चिम बंगाल। तो जानेंगे हम आज बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल की इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी छोटे से वक्त के साथ। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ है तो हम लोग बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल का इतिहास चालू करेंगे जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आना होता है, यानी हम लोग आधुनिक समाज जो होगा यानी आधुनिक भारतीय इतिहास होगा, वहाँ से हम लोग पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। तो बात तब की है जब भारत पर मुगल सल्तनत कायम थी। तो उसमें मुगल शासक औरंगजेब रहमान ने सन 1700 या कहीं बुक्स में लिखा हुआ है सन 1701 ईस्वी यानी AD में एक अपने खास मंत्री जिसका नाम था मुर्शीद कुली अली खां, उसको बंगाल का दीवान नियुक्त किया। सन 1717 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली अली खां को फिर बाद में बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। ध्यान रहे, दीवान का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन करना, और जो सूबेदार होता है उसका मतलब होता है कि वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, साथ में साथ उस क्षेत्र में वहाँ पर वो प्रशासन या शासन भी कर सकता है। फिलहाल औरंगजेब रहमान की मृत्यु जब होती है तब मुर्शीद कुली अली खां ने बंगाल को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया होता है और बंगाल की राजधानी को, जो अभी ढाका में थी, उसे बदलकर मुर्शिदाबाद कर देता है और इसी मुर्शिदाबाद को कहीं कहीं मकसूदाबाद भी कहा जाता है। अब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उनके दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठते हैं। सुजाउद्दीन जो कि 1727 से 1739 तक की शासन करते हैं। इनके ही काल में बिहार का पूरा शासन प्रशासन भी इन्हीं के कंधों पर आ जाता है। सन 1739 में इनकी मृत्यु होती है और बाद में इनका पुत्र सरफराज खान बंगाल पर बैठता है। ध्यान रहे, ये अभी जो ख़ानदान चल रहा है इसे बंगाल में नासिरी सल्तनत के नाम से जाना जाता है और सरफराज खान बंगाल में नासिरी सल्तनत के आखिरी नवाब साबित होते हैं। सरफराज खान, सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बनता है। 1740 में ही इन्हीं के नायब यानी सिपाह सलाहकार अली वर्दी खान ने इनके खिलाफ बगावत कर दी होती है। इसीलिए अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध, जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है, लड़ा जाता है। तो अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच सन 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें सरफराज खान हार जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हिसाब से बंगाल में नासिरी सल्तनत का खात्मा होता है और अब चालू होता है अफसार सल्तनत, जिसके पहले नवाब होते हैं अली वर्दी खान, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1740 से 1756। अब 1740 में ये बंगाल के नवाब बनते हैं और अपनी इस बात की पुष्टि के लिए कि वो बंगाल के नवाब बन चुके हैं, इसके लिए वो तत्कालीन मुगल बादशाह को नजराना पेश करते हैं। लेकिन फिर बाद में जब इनकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती जाती हैं तब ये मुगल सल्तनत को कोई भी नजराना पेश नहीं करते। बात की जाए इनके संतानों की तो इनके कोई भी पुत्र नहीं हुए थे। इनकी इतिहास में 3 पुत्रियाँ मिलती हैं। सबसे बड़ी बेटी मेहरुन्निसा, जिन्हें इतिहास घसीटी बेगम के नाम से जानता है, दूसरी बेटी मैमुना बेगम और तीसरी बेटी आमिना बेगम। बड़ी बेटी मेहरुन्निसा का ही पुत्र होता है शौकत, जो मंशा रखता है कि बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खान के बाद यही बने, और सबसे छोटी बेटी आमिना बेगम का पुत्र होता है सिराजुद्दौला, जिसे बंगाल की अगली गद्दी नसीब होती है। फिलहाल शौकत जंग और बंगाल के नवाब जो बने थे सिराजुद्दौला, उनके बीच गद्दी पे बैठने से पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। फिलहाल सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 से 1757, भले ही इनका टाइम पीरियड 1 साल का रहा है, लेकिन इन्होंने 1 साल में ही कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाई थी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। यानी अंग्रेजों के ऊपर सबसे पहले बहुत ही ज़बरदस्त आक्रमण करने का श्रेय सिराजुद्दौला का ही जाता है। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, जो अली वर्दी खान के सभी नातियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, इस समय बंगाल की स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। जहाँ एक और बंगाल में उनकी नवाबी का विरोध हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ इन्हें सम्मान भी नहीं दे रहे थे।
वहीं सिराजुद्दौला भी परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से खुश नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके अधिकार क्षेत्र में यानी बंगाल में अपनी कंपनियों की किलाबंदी करवा रखी थी। सबसे बड़ी बात, उनके घरवाले ही इनके बंगाल के नवाब बनने के खिलाफ थे, यानी आंतरिक विद्रोह में शामिल हो चुके थे। इनमें घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी मौसी थी, शौकत जंग जो सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई था, और दो तत्कालीन प्रसिद्ध व्यापारी जिनके नाम थे राय वल्लभ और जगत सेठ, ये लोग भी शामिल हो चुके थे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों को अतिशीघ्र बंगाल से निकालना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कासिम बाजार जहां अंग्रेजों की फैक्ट्री थी और फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजों का किला था, इसको जीत लिया। ध्यान रहे कि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के सामने सिराजुद्दौला की यह विजय अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। यानी अंग्रेजों के पास काफ़ी कुछ चीज़ें आ चुकी थी, फिर भी वो सिराजुद्दौला से हार चुके थे। फिलहाल सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम, जिन दोनों को मिलाकर आज कोलकाता कहा जाता है, इसका नाम बदलकर अपने नाना के नाम पर अली नगर कर दिया। इसके बाद देखने को मिलती है हमें ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं कालखोटी त्रासदी। 20 जून सन 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की गंदी हरकतों और बहुत ही इलीगल कामों से तंग आकर 146 अंग्रेजों को एक घुटन भरे कमरे में भर दिया। इसके एरिया की बात की जाए तो 18 से 14 स्क्वायर फीट रही होगी। इसमें बंद करने के अगले ही सुबह यानी 21 जून को जब यह कमरा खोला जाता है तो 130 अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी होती है और बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 23 अंग्रेज। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल था, जो कि किसी तरीके से इसमें बच गया था। इसके साथ बचे हुए अंग्रेजों ने जैसे तैसे इस जगह को छोड़कर फुल्टा नामक द्वीप पर बना ली। ये फुल्टा जो है बंगाल के एक द्वीपीय क्षेत्र में आता है। वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं इन लोग और वहीं से रॉबर्ट क्लाइव, जो उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसको तार भेजते हैं। तार इज द सेंस वो मैसेज भेजते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल प्रेसिडेंसी में मदद भेजी जाए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर बहुत ही तगड़ा हमला हो चुका है। शीघ्र रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मद्रास से कोलकाता भेजी जाती है। कुछ महीनों के बाद जब यह सेना कोलकाता पहुंचती है तो इसने सबसे पहले कोलकाता और कासिम बाजार यानी फोर्ट विलियम और कासिम बाजार में फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। हालांकि सिराजुद्दौला अभी भी इन दोनों को हरा सकते थे, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को, लेकिन वह अपने घर में चल रहे आंतरिक विद्रोहों और राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे अमीर व्यापारी की गद्दारी से परेशान हो चुके थे। यानी उनका कंसंट्रेशन बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से इनका ध्यान युद्ध में पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा था। यानी जब भारतीय के खिलाफ होगा तो अंग्रेज डेफिनेटली यहाँ पर पनाह ले सकते थे। रॉबर्ट क्लाइव को भी अच्छा ये पता था कि वह सिराजुद्दौला से पूरी तरीके से सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने सिराजुद्दौला के पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा। क्योंकि अंग्रेजों के पास दो ही चीज़ होती थी, या तो वो डायरेक्टली हमला करके उसे तबाह कर दे, जो कि वो अभी नहीं कर सकते थे, या तो दूसरी तरीके से वो प्रपोजल भेजे जिससे कोई ना कोई शर्त बन के ये मामला निपट सके। तो इसे ही इतिहास में जो सिराजुद्दौला के पास प्रस्ताव भेजा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसे ही इतिहास में अली नगर की संधि कहते हैं, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी सन 1757 को की गई। लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने अपना बहुत तेज़ दिमाग यूज़ करके आंतरिक विद्रोह का पता कर लिया कि आंतरिक विद्रोह सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों की गद्दारी और बड़े बड़े व्यापारियों की चालाकी से सिराजुद्दौला परेशान हो चुके हैं। यानी उसके क्षेत्र के व्यापारी और उसके घर के खुद के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और इससे बात साफ हो चुकी थी कि ये खुद अपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ नहीं है। इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने 10 जून सन 1757 को सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र के साथ एक समझौता कर लिया कि अगर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने में मीर जाफ़र मदद करता है तो रॉबर्ट क्लाइव अगला बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को ही बना देगा। इसी गुप्त समझौते के 13 दिन बाद यानी 23 जून सन 1757 को भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह युद्ध बंगाल के नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध न होकर एक तरीके से षड्यंत्र था, यानी एक तरीके से अंग्रेजों की चाल ही थी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिराजुद्दौला की ओर से 500 सैनिक मारे गए और अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 123। और वैसे भी सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि पहले ही कर चुका था। यानी इस युद्ध का परिणाम जो भी होता, हार तो सिराजुद्दौला की ही होनी थी, क्योंकि इसका सेनापति और अधिक संख्या में सेना वास्तव में अंग्रेजों की मिलीभगत में शामिल हो चुकी थी। इस युद्ध में केवल मीर मदान और मोहनलाल जैसे लोग ही वास्तव में सिराजुद्दौला की ओर से लड़ रहे थे, यानी इन्होंने गद्दारी नहीं की थी, और जो लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं, जैसा कि होना ही था, और उन्हें मीर जाफ़र के पुत्र मीरत के द्वारा वहीं पर शहीद कर दिया जाता है। और जैसा कि संधि में तय हो चुका था कि अगर सिराजुद्दौला की हत्या करने में मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का साथ देगा तो अगला नवाब मीर जाफ़र को ही बना दिया जाएगा, और ऐसा ही होता है। यानी बंगाल के अगले नवाब बनते हैं मीर जाफ़र,
जो कि नाज़िफ़ी सल्तनत से बिलोंग करते हैं। यानी यहाँ से अफसार सल्तनत ख़त्म होता है और अब चालू होता है बंगाल में नाज़िफ़ी सल्तनत। मीर जाफ़र 1757 से 1760। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपना एक मोहरा बना दिया था, जिसकी भनक शायद मीर जाफ़र को पहले नहीं थी। इसीलिए मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ और सोने की बोरी भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हीं के माध्यम से बंगाल को लूटना चालू कर दिया था। इन्होंने बंगाल की नवाबी के लिए बंगाल और उड़ीसा में फ्री व्यापार यानी टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट अंग्रेज़ों की कंपनी को दे रखी थी, और साथ ही कोलकाता के 24 परगना की जिम्मेदारी भी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी। ध्यान रहे, परगना का मतलब होता है कई गाँवों का ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होते हैं उन्हें उस टाइम पर परगना कहा जाता था। 25 फरवरी सन 1758 को रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है, और रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल, जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में मैसेज भेजा था, उसको अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। इसके गवर्नर जनरल बनने से मीर जाफ़र को ये बात अब अच्छी नहीं लगने लगी थी कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति बंगाल क्षेत्र में शासन करे। इसीलिए मीर जाफ़र और हॉलवेल के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे, और यही रीज़न है कि मीर जाफ़र से परेशान होकर इन पर आरोप लगाए जाते रहे कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ी विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मीर जाफ़र सिर्फ इतना कर रहा था कि वो अंग्रेज़ जो कानूनी रूप से काम नहीं कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम 1760 से 1763। इधर बंगाल के नवाब मीर कासिम बन चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल भी बदल गया था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भी बदल गया था, जिसका नाम था वेंसीटॉल्ट। आगे चलकर वेंसीटॉल्ट और मीर कासिम के बीच भी मतभेद उत्पन्न होने लगे, क्योंकि मीर कासिम अपनी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे, और उनकी भी सोच कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की ही जैसी थी। अब यह इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा तो नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने भारतीय व्यापारियों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स फ्री व्यापार करती थी, लेकिन मीर कासिम ने, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को छेड़ तो नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने कम से कम भारतीय व्यापारी को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी, ताकि बंगाल में फिर से भारतीय व्यापारियों का बोलबाला हो जाए। ऐसा करने पर अंग्रेज इससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इससे सीधे भारतीय व्यापारी अंग्रेजी व्यापारी के साथ कंपटीशन में खड़े हुए थे और उनकी आमदनी कम होने लगी थी। इसी वजह से अंग्रेज़ इन्हें गद्दी से हटाने की साजिश करने लगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज उनकी हत्या के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन अब इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, उतना धन नहीं था, उतनी सेना नहीं थी जिससे ये अंग्रेजों का सीधा मुकाबला कर सकते थे। इसीलिए यह अवध पहुंच जाते हैं, जहां पर उस वक्त नवाब शुजाउद्दौला शासन कर रहे थे। वहीं अवध के नवाब ने तत्कालीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को भी पहले से ही बुला रखा था। यानी अवध में अब उस वक्त की 3 बड़ी शक्तियाँ मौजूद थीं। बंगाल से मीर कासिम, दिल्ली से यानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण किया और अंग्रेजों को भारतीय भूमि से पूरी तरीके से खदेड़ने का मन बना लिया। इन 3 शक्तियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा, जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है इन तीनों महाशक्तियों और अंग्रेजों के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का लीडर हेक्टर मुनरो था, जिसे युद्ध का काफ़ी एक्सपीरियंस था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया, क्योंकि अगर अंग्रेज इस युद्ध में हार जाते तो हो सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में या अंग्रेजों का आखिरी युद्ध होता। यानी यहाँ से अंग्रेज बिल्कुल साफ हो चुके होते। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को पराजित करके अपनी श्रेष्ठता को साबित कर दिया कि बंगाल से काफ़ी धन इकट्ठा करने के बाद और लंदन से लगातार अपने हथियारों को मजबूत करने के बाद अंग्रेजों को अब कोई भी हराने वाला नहीं बचा था। बात ध्यान रहे कि ये सिर्फ बात उत्तर भारत की हो रही है, क्योंकि अंग्रेज अभी दक्षिण भारत में इन्वॉल्व नहीं थे। या यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मैसूर, जहाँ पर शासन हैदर अली का था, उसको छोड़कर पूरे भारत में कोई भी अंग्रेजों को हराने वाला अब नहीं बचा था। फिलहाल जहाँ प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र माना जाता है, वो वास्तव में उस युद्ध में अंग्रेज नहीं जीत सकते थे, लेकिन इस युद्ध में यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने वाकई दिखा दिया कि अंग्रेज अब भारतीय उपमहाद्वीप की नई शक्ति बन चुके हैं। क्योंकि इस युद्ध में तो अब कोई षड्यंत्र भी नहीं था, सीधा एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ थी भारत की 3 बड़ी शक्तियाँ, अवध, बंगाल और मुगल। इस युद्ध के हारने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ नहीं लगते हैं। कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग वो इलाहाबाद चले जाते हैं, जबकि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले ही साल 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से वापस भारत आते हैं और क्रमशः मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ संधि करते हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765,
यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, जिसमें कुछ शर्तें ये थीं कि दिल्ली और आगरा का किला कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा और रहने के लिए मुगल शासक को इलाहाबाद का किला दे दिया जाएगा। अब ये इलाहाबाद का किला कैसे आएगा वो हम लोग समझेंगे दूसरी संधि में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी में ही शामिल थे, उसकी दीवानी यानी वहां से जितना भी राजस्व टैक्स इकट्ठा किया जा सकता था उसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही वसूल करेगी, जो कि उस वक्त 4.5 करोड़ रुपए थी अप्रॉक्स। मुगल शासक को 26 लाख रुपए हर साल पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जिससे उनका और उनके घर वालों का गुजर बसर होता रहेगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में होती है, जिसकी शर्तें ये थीं। अब क्योंकि युद्ध की प्लानिंग में अवध के नवाब भी शामिल थे, हालांकि मीर कासिम ही मेन आगे रोल थे, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ में तो आते नहीं है, इसलिए पूरे युद्ध का जिम्मेदार अवध के नवाब को ठहराया जाता है। इसीलिए युद्ध हार जाने के तौर पर अवध के नवाब को ये कहा जाता है कि वह युद्ध हर जाना के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दे। दूसरी शर्त थी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को देना होगा, और यही किला अंग्रेज पहले इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। साथ में कड़ा का किला भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। इस अवध क्षेत्र में कंपनी बिना किसी टैक्स के स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करेगी, यानी एक तरफ बंगाल में तो टैक्स फ्री सिस्टम इनका हो ही चुका था और अब अवध में भी इनका टैक्स फ्री व्यापार होने वाला था। या यूँ कहे कि उत्तर भारत की दो बड़ी शक्तियों का कंट्रोल अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ चुका था। मीर कासिम के बाद एक बार फिर से मीर जाफ़र को गद्दी संभालने का मौका दिया जाता है, लेकिन मीर जाफ़र अब की अंग्रेज़ों के चाल में नहीं आते हैं और वह अंग्रेज़ों से बगावत कर देते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही कम उम्र का एक छोटा सा बच्चा जो कि इन्हीं नवाबों के खानदान में से था उसको शासक बना दिया, जिसका नाम था नज़्मुद्दौला। और क्योंकि वह बच्चा था इसीलिए बंगाल के सारे अधिकार अंग्रेज़ों ने अब अपने पास रखे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी अब कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि भले ही भारतीयों को अपनी तरफ जितनी भी लालच दे दो, लेकिन भारतीय तो हमेशा भारतीय ही रहते हैं और अपने वतन से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। इस तरीके से बंगाल की दीवानी का मतलब वहाँ से रेवेन्यू घसीटने का सिस्टम पूरी तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में तो आ ही चुका था, लेकिन अब बंगाल का शासन प्रशासन भी, यानी उस बंगाल को कैसे हैंडल करना है इसका सिस्टम भी अब अंग्रेज़ों के पास बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से आ चुका था। या यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने सन 1765 तक बंगाल को पूरी तरीके से अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये था बंगाल का इतिहास ब्रिटिश काल के तौर पर। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ इसके बाद भी चुप नहीं बैठते हैं। इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन बैठा था वो था मैसूर, इसीलिए अब अंग्रेज़ बंगाल से पैसा इकट्ठा करने के बाद डायरेक्टली हमला करते हैं मैसूर के ऊपर। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने मैसूर पर क्या एक्टिविटीज़ की, वो भी बहुत शॉर्ट लेक्चर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।